वेलकम बैक नाजरीन, एक और नशिस्त के साथ मैं फैसल अली, मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी नाम मुर्तज़ा दुरानी आपकी खिदमत में हम मौजूद हैं। पुंछ 7 बलोच LA-24 इंतहाई अहम तरीन हल्का। यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के फ़ारूक ताहिर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ़हीम रब्बानी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अनायतुल्लाह आरिफ और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अबरार मिनास इलेक्शन लड़ रहे हैं। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के फ़ारूक अरशद और जमात इस्लामी के अरशीद नदीम जो हैं उनके दरमियान में मुकाबला है। फिर तहरीक लब्बाई के जुल्फ़कार अली अत्तारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। मुर्तज़ा दुरानी साहब की तरफ चलेंगे। सर, LA-7 बलोच LA-24 पुंछ 7 अहम तरीन हल्का है। तहरीक लब्बाई को हम यहाँ पर भी देख रहे हैं और यहाँ से इस हल्के में कौन सा उम्मीदवार ऐसा है जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है उसका इस हल्के की आवाम पर, ख़िदमात हैं, तारीख़ उसकी क्या रही है, ये ज़रा नाज़रीन को बता दें। देखें फैसल साहब, ये जो हल्का है ना, ये आप इसकी हवाले से आपको मैं बताऊं कि ये फ़ारूक ताहिर साहब ने 2006 में पहली बार इलेक्शन विन किया और 2006 में वो मिनिस्टर बने और सरदार अतीक साहब की काबीना में। उसके बाद फिर 2011 में अख्तर रब्बानी साहब बने यहाँ से MLA और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से, तो वो मिनिस्टर बने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में। इससे पहले ये अख्तर रब्बानी साहब काफ़ी बार यहाँ से विन कर चुके। रब्बानी साहब ने 1996 का यहाँ पे इलेक्शन विन किया। इससे पहले रब्बानी साहब जो हैं वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने उनको मैं फ़हीम रब्बानी साहब के वाला साहब की बात करूँ, अल्लाह गरी के रहमत करे, अख्तर रब्बानी साहब, तो उनको कश्मीर काउंसिल का रुकन बनाया था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब प्राइम मिनिस्टर थी, और उनको एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी बनाया गया था। तो फिर उसके बाद 96 में उन्होंने इलेक्शन विन किया इसी हल्के बलोच से और वो मिनिस्टर बने उस गवर्नमेंट में। और वही अख्तर रब्बानी साहब हैं जिनको आज़ाद कश्मीर में जब एहतसाब ब्यूरो बना 99 में, पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जब मार्शल लॉ लगाया तो आज़ाद कश्मीर में एक एहतसाब ब्यूरो का वजूद अमल में लाया गया। तो अख्तर रब्बानी साहब ही वाहिद वो मिनिस्टर थे जिनको उनके ऑफिस से जो है वो गिरफ़्तार किया गया था। अच्छा, ये जो है ना वो आपके लिए और लोगों के लिए। और ये गिरफ्तारी की वजह क्या थी? इनके ऊपर करप्शन चार्जेस थे। अच्छा। और बैरिस्टर सुल्तान महमूद उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर थे, तो जिसकी वजह से बहुत बड़ा एक आज़ाद कश्मीर की सियासत में और आज़ाद कश्मीर के मामला में बहुत बड़ा एक तूफ़ान बर्पा हो गया था कि रब्बानी साहब जो हैं वो ऑफिस में बैठे हुए थे, तो एहतसाब ब्यूरो की टीमें और पुलिस और सारे वो लोग पहुँच गए और उनको ऑफिस से गिरफ़्तार किया गया। अगरचे बाद में वो रेफरेंस चला या नहीं चला, लेकिन एक ऐसा जो है ना एक्शन था जिसके ऊपर फिर अपोजिशन हुकूमत दोनों ने मिल के बड़ा एहतजाज किया था। फिर 2001 में जो है वो रब्बानी साहब, मेरा ख्याल अब में रब्बानी साहब ने इलेक्शन विन किया था और उसके बाद जो है वो फ़ारूक ताहिर साहब आ गए। तो फ़ारूक ताहिर साहब के बाद जो है फिर 2011 में रब्बानी साहब ने फिर इलेक्शन विन किया, तो अनफॉर्चुनेटली 2014 में उनकी वफ़ात हो गई और वो बीमार थे। तो यहाँ पे इस हल्के में बलोच में दोबारा जो है वो बाई इलेक्शन हुआ। ज़िमनी इलेक्शन में फिर फ़ारूक ताहिर साहब ने पहली बार जो है दूसरी बार मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ा। 2011 में भी वो नून लीग के कैंडिडेट थे, 2014 में भी वो कैंडिडेट थे। तो 2014 में फिर वो बाई इलेक्शन विन कर गए। हालांकि पीपल्स पार्टी की सिटिंग गवर्नमेंट थी, चौधरी अब्दुल मजीद साहब वज़ीर आज़म थे, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने यहाँ पे रेंजर्स लगा दी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से पूछे बगैर, और उस दौरान जो है वहाँ पे काफ़ी जो है हालात ख़राब थे, तो रेंजर्स लगाई जब, तो चीफ़ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर ने जब ये लेटर लिखा तो वज़ीर आज़म से मंजूरी नहीं ली थी। खिज़र याद गोंदल साहब थे चीफ़ सेक्रेटरी, जिसकी वजह से आज़ाद कश्मीर हुकूमत और वफाक के दरमियान बड़ी माजराई शुरू हो गई और उसके नतीजे में चीफ़ सेक्रेटरी और IGP को वज़ीर आज़म ने पहली बार जो है वो अपने ऑफिस छोड़ने का हुक्म दिया। ये किस सन की 2014 की 2014 में पहली बार जो है चीफ़ सेक्रेटरी और IG के ऑफिस को ताले लगाए आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने, और वज़ीर आज़म ने उनको कहा कि आप कोला पार करें।
कोला से आप जो है वो आने की ज़रूरत नहीं, मतलब कोले से आप इधर आ जाएँ पाकिस्तान की तरफ जी। और फिर उनके ख़िलाफ़ एक लेटर लिखा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ नवाज़ शरीफ को। फिर वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने उसको बड़ी खुश उसलूबी से जो है ना वो मामले को सेटल किया और फिर खिज़र याद गोंदल साहब को तब्दील कर दिया गया चीफ सेक्रेटरी को। फिर आज़ाद कश्मीर हुकूमत की जो है वो पहली बार आज़ाद कश्मीर हुकूमत के नामज़द करदा चीफ सेक्रेटरी को लगाया। ये उस वक्त तय हुआ कि अब आपकी जो पैनल होगा या आपका जो आपकी रजामंदी से जो आप नाम देंगे वो हम लगाएंगे। तो उन्होंने फिर आबिद अली साहब को नाम दिया वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने, तो उसको पहली बार आज़ाद कश्मीर का चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर हुकूमत की मर्ज़ी मंशा के मुताबिक लगा। ऐसा पहली और आखिरी बार हुआ जी। उसके बाद ये हुआ कि 2016 में फिर जो है रबानी साहब के बेटे आगे बाई इलेक्शन जो है ज़िमनी इलेक्शन हुआ। जब रबानी साहब फौत हुए तो उनके बेटे फ़हीम रबानी पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे। 2016 में फिर रबानी साहब के बेटे आगे पीपल्स पार्टी की तरफ से फ़हीम रबानी जी। और फ़ारूक ताहिर साहब जो हैं वो यहाँ से कैंडिडेट थे PMLN के, वो इलेक्शन विन कर गए और फ़हीम रबानी ने बड़ा अच्छा इलेक्शन लड़ा और अच्छी मेहनत की। यंग वो कैंडिडेट थे। तो इस हल्के में रबानी साहब के अपना जो बरादरी है अख्तर रबानी साहब और फ़हीम रबानी और फ़ारूक ताहिर एक ही बरादरी से सुदन बरादरी से बिलोंग करते हैं। लेकिन आप देखेंगे अख्तर रबानी साहब की जो बरादरी है उनकी टबर है वो 8 से 10 हज़ार वहाँ पे वोट रखते हैं, ठीक, उनकी जो यूनियन कौंसिल है। लेकिन वहाँ पे मलक अवान बरादरी का भी बड़ा सरसूख है और मलक परवेज़ जो हैं परवेज़ अवान वहाँ पे PMLN के कश्मीर कौंसिल के मेंबर हैं। उनका जो वोट बैंक है या उनकी जो सपोर्ट है वो फ़ारूक ताहिर साहब के साथ है, PMLN के साथ है। आपने आज देखा। अच्छा, ये साथ में नाज़रीन को बता दें कि कोई किसी हल्के से अगर कोई बड़ी सियासी शख्सियत जो मेंबर कश्मीर कौंसिल होती है वो खुद अगर इलेक्शन कंटेस्ट ना भी करे तो अगर किसी को सपोर्ट करे, इससे कितना इम्पैक्ट होता है? देखें ना, जब मेंबर कश्मीर कौंसिल उनको बनाया जाता है तो इसी बुनियाद पे बनाया जाता है कि उस हल्के में उनकी क्या फुटिंग है और वो उनका क्या वोट बैंक है, उनका अपना पस मंज़र क्या है, कितना पॉलिटिकली उनका इन्फ्लुएंस है। तो ये मलक परवेज़ साहब को जो बनाया गया था वो इसी वजह से बनाया गया था कि इनकी अच्छी खासी बरादरी है वहाँ पे जी, और वो जो है वो फ़ारूक ताहिर साहब को सपोर्ट देते हैं। तो इस वजह से अगर वो इलेक्शन ना भी लड़ें तो उनके काम भी तो उनको फंड्स भी मिलते रहे हैं पहले। अब तो कश्मीर कौंसिल ख़त्म हुई तो पहले कश्मीर कौंसिल के मेंबर्स को करोड़ों अरबों रुपए के फंड्स मिलते थे, तरक्याती फंड्स, वो काम करवाते थे अपने हल्के में। तो वो भी एक इम्पैक्ट क्रिएट करता था, लोगों को इंटरेस्ट होता था। तो इसलिए उनको परवेज़ साहब की सपोर्ट होने की वजह से फ़ारूक ताहिर साहब को काफ़ी हद तक जो है वो उनका इलेक्शन बेहतर है। लेकिन मरियम नवाज़ साहिबा ने आज वहाँ पे जलसा किया, बहुत बड़ा जलसा था, अनएक्सपेक्टेड, वो गैर मुतवक्किल तौर पे वहाँ पे पब्लिक थी। लेकिन जलसों को हम रेट नहीं कर सकते, जलसे जो हैं वो बड़े हो रहे हैं। मरियम नवाज़ क्राउड पुलर है, मैंने कल भी कहा था। लेकिन जी, जलसों के बाद जो है ना वो पोलिंग डे का जो रिज़ल्ट है वो डिफरेंट होता है हर वक्त। ये आप देखें गिलगित बल्तिस्तान में भी हमने देखे बड़े बड़े जलसे हुए लेकिन बाद में जो रिज़ल्ट आया वो अदरवाइज़ था, खिलाफ तवक्कुर था। तो अभी यहाँ पे जो अनायतुल्लाह आरिफ साहब हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं। अनायतुल्लाह आरिफ साहब जो हैं वो एडवाइज़र भी रहे सदर आज़ाद कश्मीर सरदार याकूब साहब के। तो उनका कारोबार जो है वो सऊदी अरब में फाइनेंशियली माली तौर पे बड़े मुस्तहकम हैं। लेकिन उस तरह की वो फुटिंग शायद ना कर सकें जो रबानी फैमिली करती थी। तो अभी आप देख लें कि सिर्फ इस वक्त यहाँ पे जो है वो PTI और PMLN का कंपटीशन है जी, और यहाँ पे कोई भी अपसेट हो सकता है। अगर फ़हीम रबानी उस कैश करवा सके उस फ़ज़ा को जो फेडरल गवर्नमेंट की है और वफाक की पार्टी की फ़ज़ा है तो शायद वो भी इलेक्शन विन कर दें। लेकिन फ़ारूक ताहिर साहब एक मंजे हुए खिलाड़ी हैं, उन्होंने पहले भी 3-4 इलेक्शन लड़े और उसकी वजह से वो जो है उनको सपोर्ट भी है अपने मुख्तलिफ बरादरियों की। यहाँ पे जो है ना वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के इब्रार मिनाज साहब हैं, आपने देखा इब्रार मिनाज साहब जो हैं वो उनकी बरादरी जो है वो भी वोट तोड़ेगी PTI के। छोटी बरादरियाँ जो हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं
जो पीटीआई को नुकसान, ज़ाहिर है वो पीएमएलएन को भी नुकसान होगा और पीटीआई को भी नुकसान होगा। और जो आपने देखा वहाँ पे जेकेपीपी और टीएलपी का है, वो भी जो है वो एक फैक्टर है जो पीएमएलएन को नुकसान पहुँचा रहा है। ये जो है ना, आप इनको इग्नोर ना करें। ये जो कैंडिडेट हैं जो आज़ाद उम्मीदवार हैं या 2-2, 3-3 हज़ार के वोट बैंक, ये 2000 जो वोट होता है ये 2 नहीं होता, ये 4000 होता है जी। 2000 तो वो है ना जो आपको नहीं पड़ा, 2000 वो है जो आपके कैंडिडेट को पड़ गया। इसको आप 2000 2 जमा 2 4 रखें, ठीक है। ये नहीं होता कि आपका 1000 वोट या 2000 वोट मुखालिफ कैंप ले गया उम्मीदवार, वो 2000 वोट आपका टूटा और आपके मुखालिफ को पड़ा। तो इसका मतलब है कि 2 से 2 जमा 2 करें आप इसको। तो इस हल्के में भी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हो सकता है, पोलिंग डे पे आपको नज़र आएगा। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है वो इस वक्त फारूक ताहिर साहब थोड़े से आगे और फ़हीम रबानी थोड़े से पीछे हैं, और बाकी जो आपके सामने सूरत हाल। अच्छा, पुंछ में क्योंकि जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी का हम देख रहे होते हैं, एक रुझान होता है। इस अरसे में जो सरदार खालिद इब्राहिम मरहूम थे, इनकी वफ़ात के बाद हम देख रहे हैं बहुत सारे हलकों से इनके उम्मीदवार ही नहीं खड़े हुए। तो इस हलके से या पूरे पुंछ को आप समराइज़ कर दें जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी को लेकर कि क्या उसने खोया है, क्या पाया है और कहाँ स्टैंड कर रही है। हम देख रहे हैं कि कोई गुमनामी सी है, कोई उस तरह की कोई पावर नज़र नहीं आ रही। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी ने असल में पहले जो गलतियाँ की वो ये थी कि वो किसी बड़ी जमात के साथ इत्तेहाद कर लेते थे और फिर सारे हलकों में अपने उम्मीदवार विड्रा करके, कैंडिडेट विड्रा करके तो दस्तबरदार करा के उनको उस पार्टी के साथ जो है ना सपोर्ट अनाउंस कर देते थे। और खालिद इब्राहिम साहब ने जो है ना जेकेपीपी का इत्तेहाद 2016 में किया पीएमएलएन के साथ, और इस शर्त पे लोगों ने, अभी भी ये बात चलती है कि जी उनको सदर आज़ाद कश्मीर बनाने का वादा किया गया था, जो बाद में इफ़ाना हुआ और वो इत्तेहाद ही रहा और खालिद इब्राहिम साहब अपोजिशन बेंचों पे बैठने पे मजबूर हुए। तो अब जो है ना वो उनके बेटे जो हैं हसन इब्राहिम साहब, उन्होंने अच्छी हिकमत अमली इख्तियार की। जिस हल्के में जहाँ पे भी उनको जो कैंडिडेट मिले उनकी पार्टी ने उनको टिकट जारी किया, और मुझे लगता है कि अब आहिस्ता आहिस्ता वो रिवाइवल की तरफ जा रहे हैं जेकेपीपी वाले। लेकिन आप देखें कि सुदन जो है ना अपना लीडर आज भी सरदार इब्राहिम गाजी मिलत सरदार इब्राहिम साहब को मानते जी, या फिर उनके बेटे सरदार खालिद इब्राहिम को मानते थे। तो अब उन दोनों की वफ़ात के बाद उनके बेटे जो हैं हसन इब्राहिम और असद इब्राहिम, उनको ही उनका वारिस और जानशीन मानते हैं। तो सुदनों में अभी तक जो है ना वो क़यादत जो है वो चेंज नहीं हुई। समझ लें कि खालिद इब्राहिम और सरदार इब्राहिम साहब के गिर्द घूम रही है और उनके बेटों को वो लेगेसी उनके बेटे लेके चल रहे हैं। लेकिन ये जो रावलाकोट शहर में एक बड़ी डिवीजन हुई, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी का एक और विंग बन गया नबीला इरशाद एडवोकेट की क़यादत में, ये बड़ी गलती थी इनकी, मैनेजमेंट इनसे नहीं हो सकी, इससे इनको कितना नुकसान होगा? देखिए वो तो अब उनका अपना फ़ैसला था, जो भी उनका था। मैंने हसन इब्राहिम साहब से पूछा, उन्होंने कहा जी कि मेरा इसमें कोई नहीं है, ये पार्टी ने फ़ैसला किया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने फ़ैसला किया। तो उनकी जो मजलिस मशावरत है उन्होंने कहा कि जी ये फ़ैसला होना चाहिए, जिसकी उन्होंने नबीला इरशाद साहिबा ने मुखालफत की। तो उसके बाद ये हुआ कि मैंने अभी आपसे गुजारिश की ना कि ये खालिद इब्राहिम साहब की लेगेसी जो है ना वो हसन इब्राहिम और असद इब्राहिम लेके चल रहे हैं। ये चाहे जो भी फैसला करें, लोगों ने इनको वही देखना कि ये सरदार इब्राहिम के पोते हैं, खालिद इब्राहिम साहब के बेटे हैं, इसलिए इन्हीं को हम लीडर समझते हैं। अभी तक ये लीडरशिप जो है ना इस ख़ानदान से बाहर नहीं गई, सुदन फैमिली की। तो जो भी विंग बन जाए, कुछ भी हो जाए, ये अपनी जो है ना पोजीशन मुस्तहकम किए हुए हैं। बहुत शुक्रिया। मुर्तज़ा दुरानी साहब मौजूद थे। पुंछ के तमाम हलकों का अहवाल तफसीलन आपके सामने हमने रखा। इन तमाम तर तफसीलात में से बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शंस जो हैं वो कितनी हकीकत पर मबनी है या कितनी करीब तरीन है, 25 जुलाई को इसका बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकेगा। अभी तक लिए इतना ही। अभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए और आपने किस हल्के से हमें मुलाहिज़ा किया ये भी ज़रूर बताइए। अल्लाह हाफ़िज़।